चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पार्ट 6 के आगे का है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या की बात हो रही है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, वही 2 अंकों वाली संख्या को पलट देंगे तो एक डिजिटों को पलट देंगे तो एक नई संख्या बनेगी। उन दोनों का सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा, 66। आइए सॉल्यूशन से इस लैंग्वेज को देखते चलेंगे। देखिए माना कि एक 2 अंकों वाली संख्या एक्स वाई है जिसका इकाई का अंक कितना है y। देखिए इकाई का अंक कितना है इसमें y और दहाई का अंक कितना है x। देखिए इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई। दहाई का अंक कितना है x। तो वही हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या की बात हो रही थी तो हमें 2 अंकों वाली संख्या एक मानना पड़ेगी। Let a 2-digit number is xy whose unit digit is y and 10 digit is x। देखिए 10 डिजिट x है और यूनिट डिजिट कितना है y। इस लैंग्वेज में लिख दिया है। अब देखिए प्रथम शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, 2 अंकों की संख्या, ये देखिए 2 अंकों वाली संख्या प्लस जब अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने का मतलब है यूनिट प्लेस, यानी इकाई के अंक को दाई बना दो, दाई के अंक को इकाई, यानी ये आपस में चेंज कर दें तो उसका सम कितना आना चाहिए, 66। तो देखिए 2 डिजिट नंबर प्लस नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, उन दोनों का सम कितना आएगा, 66। अब देखिए ये हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या हमने क्या मानी, एक्स वाई, तो उसे क्या लिख देंगे, एक्स वाई 2 डिजिट नंबर को। फिर अंकों को उलटने पर बनी संख्या रिवर्सिंग द डिजिट, तो उससे क्या बनेगी, देखिए y को x की जगह पे, x को y की जगह पे, तो ये संख्या बन जाएगी, वो हो गया yx। तो इन दोनों का जो सम कितना आएगा, 66 यानी 66। देखिए इसमें लिखा है, फिर से देख लीजिए, 2 अंकों वाली संख्या वो एक्स वाई है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या वो हो जाएगी yx, क्योंकि एक्स वाई को उलटेंगे तो yx आ जाएगा, तो yx हो गई। दोनों का सम कितना आएगा, यानी योग कितना आएगा, 66। तो 66 ये प्रथम शर्त के अनुसार हो गया, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे हम 34 को यानी 34 को देखिए 30 + 4 के रूप में ले सकते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 30 को ले सकते हैं 3 × 10 और देखिए 4 ऐसे के ऐसे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट इधर कंपेयर करें तो हम देखते हैं जो यूनिट प्लेस की संख्या है वो प्लस करके आती है और जो इकाई दहाई का अंक है उसमें हमेशा 10 का गुणा हो जाता है। तो ऐसे हमें याद रखना है, ये देखिए याद रखना है कि जो इकाई का अंक है वो ऐसा प्लस के लिख देते हैं और दहाई का अंक 10 गुना होता है। इकाई का अंक 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 की 4 रहेंगे और दहाई का अंक कितना होता है, 10 गुना, यानी यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो 1 टाइम करते हैं और जो 10 प्लेस की वैल्यू है, 10 प्लेस के डिजिट है उसमें हमेशा उसको 10 टाइम्स करते हैं। आइए इसी तरीके से हम एक्स वाई को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे। देखिए अब जैसे 34 को यानी 34 को इसमें बदला है वैसे ही हम एक्स वाई को इस रूप में बदलेंगे। तो देखिए एक्स वाई, तो देखिए मैंने बताया था आपको इकाई का अंक 1 गुना और दहाई का अंक कितना, 10 गुना, यानी जो 10 प्लेस की वैल्यू है उसमें 10 का गुणा होता है। तो देखिए ये हो जाएगा। देखिए इकाई का अंक y ऐसा कैसे प्लस में आ जाएगा और जो दहाई का अंक है यहाँ पे कितना x, यानी 10 प्लेस वैल्यू है वो कितना x, इसमें कितने का गुणा कर देंगे हम, 10 का, तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही देखिए yx है तो वही होगा। देखिए इकाई का अंक यानी x यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी x, ऐसे कैसे उतार देंगे और दहाई का अंक कितना है y, तो यहाँ पे y कितना गुना करना है, 10 गुना। तो इस प्रकार एक्स वाई अपने रियल फॉर्म में इस रूप में आ जाएगी और yx इस फॉर्म में आ जाएगी। तो वही वैल्यू हम दोनों यहाँ रख देंगे। देखिए एक्स वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म कितना है, ये लगा दो, एक्स वाई बदल जाएगा 10x + y में, तो 10x + y में हो गया। ये बदलेगा 10y + x में, तो ये हो गया। अब देखिए x वाला पद, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 10x और 1x, ये 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x और 1y और 10y कितना हो जाएगा, 11y। इस पूरे इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 11, यानी 11 से पूरे समीकरण में भाग देने पर। तो यहाँ पे देखिए 11 × 11, 11 × 11 और 11 × 6 66। तो पहला समीकरण हमें मिल गया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार। जो पार्ट हिंदी में होगा उसे मैं इंग्लिश में बोल दूंगा तो आप समझ लीजिएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, हाँ देखिए 2 अंक वाली संख्या मानी थी हमने एक्स वाई, इन्होंने कहा है संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 6, यानी इफ द डिफरेंस ऑफ अ डिजिट ऑफ द नंबर इज 6। तो
संख्या का मानी हमने एक्स वाई, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस का मतलब माइनस किस का डिफरेंस, जो संख्या मानी है उसके डिजिट्स का, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ये हो गई दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इसको हमें किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो एलिमिनेशन सबसे अच्छा है, यानी विलोपन विधि। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ संख्याएं बराबर तो करनी नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर है और साइन बदलेंगे नहीं। आइए पहले इसको इक्वेशंस को उतार लेते हैं। ये उतार लिया है, अब संख्या बराबर करने की जरूरत है नहीं। और जोड़ने पर बाय एडिंग द इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्हों के थे। जब भी अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती हैं जो हमें विलोपित करना है या काटना है यानी एलिमिनेट करना है, तो नीचे वाले समीकरण के साइन बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए अब ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12। तो x ये 2 कहाँ चले जाएंगे इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा 12/2। तो इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ गया है। अब इसकी वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को उतार लिया है, इसमें x की जगह पे कितना लिख देंगे 6। देखिए x बराबर कितना था 6, तो x को हटा के सब्स्टिट्यूट करके कितना लिख देंगे 6 से लिख दिया है। अब 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखिए x की वैल्यू कितनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 और y की वैल्यू कितनी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या 6 से 0 यानी कि 60 आंसर हो जाएगा इसका। अतः 2 अंकों वाली संख्या कितनी है 60, हेंस द नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 60। अच्छा एक नंबर और बन सकता था, इनको आपस में पलट के 0 इधर और 6 इधर, पर अगर 0 आगे ले लेंगे तो फिर वो 2 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वो अकेला 6 रह जाएगा। इसलिए वो 06 आंसर नहीं रह सकता है, 60 ही आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशंस। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई यानी पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इन समीकरणों से मानक समीकरण से तुलना करने पर इससे कंपेयर करेंगे इनको, तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी p, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वाली 2। जब इन दोनों समीकरणों की तुलना इनसे करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएंगी। फिर उन्होंने कहा है p का मान आप पता कीजिए और कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको अद्वितीय हल का यानी यूनिक सॉल्यूशन का। तो अब हम दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए नाउ टू बी अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर हमें क्या फॉर्मूला लगता है, ये देखिए ये फॉर्मूला लगेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इन्होंने ये फॉर्मूला लगाने की बोला है, तो जैसा निशान है वैसा ही रहेगा। ये कट का निशान इस यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्मूले में यानी अद्वितीय हल के फॉर्मूले लगता है, तो हमें लिखना ही है। ये सारी वैल्यूज में रख देंगे a1/a2, तो देखिए 4/2 आ गया, ये साइन ऐसा क्या ऐसा, b1/b2 यानी p/2। अब इसको देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से 2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा p इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए तो p बराबर 4 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के लिए, अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। Therefore, for all value of p except for the given pair of equations will have a unique solution। चलिए यानी कि p इक्वल टू 4 अगर लेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी अद्वितीय हल नहीं आएगा। पर p बराबर 4 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लेंगे, कोई भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ले लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, इन दोनों समीकरणों से कौन सा हल आ जाएगा अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब देखिए k के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन ये देखिए सेकंड मान ली।
अब ये अगर उल्टे रूप में पढ़ा जाए इसे, तो के का मान हमें पता करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरणों से करने पर। मानक समीकरण ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इससे करने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। इससे पहले इसमें क्या चेंज किया गया है, देखिए यहाँ देखिए बराबर के इधर ये कुछ अचर पद है, तो इसको बराबर के इधर लेके आए हैं, तो चिन्ह चेंज कर दिया है। इसे ब्रैकेट में लिख के इसको पूरे को इधर लाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का। बस इतना चेंज इस वाले इक्वेशन में किया है और ये 1 को भी इधर लेके माइनस का 1 बना दिया है, तो इधर दोनों तरफ 0 मिल गई हैं। इस रूप में इसलिए रखा है क्योंकि हमें मानक समीकरण इस रूप के होते हैं जिससे आसानी से इसे कंपेयर किया जा सके। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k माइनस 1। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1। ये देखिए b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k माइनस 1, तो k माइनस 1 है ना। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -2k + 1। ये देखिए ये हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें, k के किन मानों के लिए समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। उल्टा पढ़ें, कोई हल नहीं होगा, अब तो k का मान पता कीजिए। तो हमें क्या करना है इसमें, अब दिए गए युग्म का एक कोई हल ना होने के लिए जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है, नाउ फॉर द गिवन पेयर टू हैव अ नो सॉल्यूशन। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हमें रख देना है, जैसा ये फॉर्मूला है उसमें एज इट इज सारी वैल्यू रख देना है। तो ये देखिए a1/a2 यानी 3/2k - 1, 3/2k - 1, b1/b2 1/k - 1, 1/k - 1, फिर नॉट इक्वल टू का साइन ये आ गया। अब देखिए -1/c1/c2, तो c1/c2 -1/-2k + 1, बाद में ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए अब हमें k की वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल में है यानी बराबर है, तो इन्हीं दोनों को ले लेंगे। सिर्फ इन दोनों को ले लिया है यहाँ पे। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 का इंटू होगा इसमें, तो इसका 3k - 3, तो 3k - 3 हो गया। 2k - 1 का 1 में होगा तो 2k - 1 एज इट इज। k वाला पोर्शन एक तरफ कर लेंगे, 3k अपनी जगह पे है, 2k इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। जब दाईं ओर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड जाएगा यानी बाईं ओर जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर देगा, तो प्लस है, प्लस के 2k हैं, इधर जाके माइनस के 2k हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस के 3 है, जब ये दाईं ओर गई संख्या तो प्लस की हो गई है। माइनस के 1 एज इट इज, माइनस के 1 कहीं नहीं गए हैं इसलिए ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब 3k में से 2 की जाएगा तो 1k बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको वेरीफाई करना है अगर कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये देखिए इस वाले फॉर्मूले में हम k = 2 रख के देखते हैं। जैसे देखिए k की जगह पे कितना लिख दिया, 2, यहाँ k की जगह पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे k की जगह पे कितना लिख दिया, 2। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया। और देखिए 3/3 1/1, तो इससे हमें आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ 1/1 आ जाएगा, 3/3 का मतलब 1/1। तो ये दोनों पोर्शन तो बराबर आ रहे हैं, पर ये पोर्शन बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब k की जो वैल्यू निकली है बिल्कुल उसे रखने से कौन सा हल आ जाएगा, ये वाला हल, यानी कोई हल ना होने की कंडीशन आ जाएगी। तो ये देखिए अगर इसको करेंगे तो 3/3 का मतलब 1/1, और फिर 1/1 और ये 1/3। तो ये देखिए ये सेम चीज़ इस वाले फॉर्मूले से मिल रही है। तो हमने जो k की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। इसका मतलब k = 2 के लिए इस वाले इन दोनों समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो आइए वही लिख देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था तो हटा दिया है, आपको इतना ही लिखना है। अतः k = 2 के मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। फॉर द वैल्यू ऑफ k = 2 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्यूशन के साथ इसे लैंग्वेज को देखते चलेंगे। देखिए 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, दोनों को जोड़ के जो कुल रुपया खर्च हुआ उसका वो 50 रुपये है। तो देखिए सबसे पहले 5 पेंसिलों की कीमत निकालनी है, सबसे पहले हमें एक पेंसिल की कीमत पता होना चाहिए। ऐसे ही जब 7 कलमों की कीमत हमें निकालनी है तो एक कलम की कीमत पता होना चाहिए। सबसे पहला काम है ये पेंसिल और पेन, इनकी कीमत हमें एक पेंसिल की कीमत हमें मानना पड़ेगी। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये है।
कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज कितना मान लिया है, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना मान लिया है, y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, और एंड द्वितीय शर्त के अनुसार। आइए प्रथम शर्त देखते हैं। ये देखिए ये बना लिया है। एक पेंसिल कितने की, एक पेंसिल कितने की है, x रुपीज की, x रुपए की। तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की। 7 कलम, एक कलम कितने की है, देखिए एक कलम कितनी है, y रुपीज की। तो 7 कलम कितनी हो जाएंगी, 7y की। तो ये पैसा आ गया पेंसिलों का और ये आ गया कलम का। दोनों पैसों को जब जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तथा लगा है, एंड लगा है, तो इन दोनों पैसों को जोड़ देंगे तो कुल रुपया कितना आ जाएगा, कुल का मतलब टोटल 50 रुपये। तो 50 रुपये के बराबर लिख दिया है। ऐसे ही आइए सेकंड कंडीशन से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये देखिए 7 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की, x रुपए की। तो 7 पेंसिल कितने की, 7x। फिर 5 कलम, एक कलम कितने की है, देखिए एक कलम यानी एक पेन कितने का, y रुपीज का, y रुपए का। तो 5 कलम कितने की, कोई 5y। तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, 5 कलम, दोनों को जब पैसों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 यानी 46 रुपये। तो 46 रुपये के बराबर लिख दिया है। इस प्रकार हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। अब इन्हें हम किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह किसी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 का गुणा करके, ये ध्यान देना है आपको, घटाने पर। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। क्यों, आप जैसे देखते हैं कोएफिशिएंट यानी गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था इन दोनों को बराबर करना है, x के गुणांकों को बराबर करना है। तो इस 7 का गुणा होगा ऊपर और इस 5 का होगा इनटू नीचे। तो वही यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए ये 7 का होगा ऊपर गुणा और नीचे इस वाले 5 का। अब देखिए इस 7 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो जब अब इसका गुणा करके लिखने पर 7 पंजे 35 आ जाएगा, 35x, 7 7 49 आ जाएगा, y आ जाएगा, और 7 का गुणा 50 में होगा तो 350 आ जाएंगे। फिर 5 का ऐसे ही होगा, 5 का गुणा 7x में करेंगे तो देखिए 35x आ जाएगा, 5 का गुणा 5y में करेंगे तो 25y आ जाएगा, 5 का गुणा 46 में करेंगे तो 230 आ जाएंगे। तो इस प्रकार में संख्या मिल गई हैं और संख्या कैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं x के गुणांक वाली। तो हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे इनके साइन, जो संख्या हमने बराबर की हैं एलिमिनेशन के लिए यानी विलोपन के लिए, उनके चिन्ह कैसे हैं, बराबर हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि यदि काटने वाली संख्याएं का चिन्ह बराबर हो तो नीचे वाले समीकरण के हम पूरे चिन्ह बदलना पड़ेंगे। तो इसका प्लस का है, इसका भी प्लस का है, इसका भी प्लस का है। तो तीनों देखिए कैसे हो जाएंगे, ये माइनस 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 में चेंज हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। 35x से 35x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या कैसी है, 49y है, ये प्लस की है, और 25y है वो अब माइनस की संख्या है, यानी कि ये प्लस का चिन्ह कोई काम का नहीं है क्योंकि ये बदल चुका है, ये माइनस आ चुका है। तो एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 24y बच जाएगा यहाँ पे, और वो भी प्लस का बचेगा। प्लस के 24 क्यों बचे हैं, क्योंकि 49y बड़ी संख्या है, यानी 49y बड़ी संख्या है। अब देखिए ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये घट जाएंगी, तो 120 बच जाएगा। 120 प्लस का क्यों बचा है, क्योंकि 350 संख्या बड़ी है और उसका चिन्ह प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, यानी प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और y की वैल्यू, ये 24 y बराबर कितना हो गया, 120। 24 कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, 24 से इसको कट कर देंगे, 120 को तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लिख लिया है, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू सीधे समीकरण में भी लिख सकते हैं, पर आपकी सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको आपको पहले लिख के दिखाया है, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। ये देखिए 5x एज इट इज, y की जगह पे कितना लिखना है, 5, तो y की जगह पे 5 लिख दिया है। देखिए बाकी सब एज इट इज है। मेरा मतलब है यहाँ पे इस ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं रहती है। पर अगर आप इसे लेके करेंगे तो आपको स्टेप समझ में आएंगे। 5x एज इट इज, 7 पंजे 35, अगली बार में 35 यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के थे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 35 घटेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 कहाँ जाएंगे, नीचे, इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 का मतलब है x किसे माना था, पेंसिल, यानी पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 3, और एक कलम यानी पेन की कीमत कितनी आ गई, y यानी कि 5। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। हेंस द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड दैट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी है, इसको पहले उतार लेते हैं। इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए सेकंड वाली में देखिए 2 सब में कॉमन है, तो इसमें अगर हम पूरी इक्वेशन में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो जब भी आप ऐसी कंडीशन पाते हैं तो उसमें भाग दे दिया करें। तो 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2। अब देखिए 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, और फिर यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मानते ही हैं, और 2 एकम 2। तो इस प्रकार ये वाला समीकरण बन गया है, ये छोटे रूप में मिल गया है हमें। तो अब देखिए अब फर्स्ट ये रहेगा और थर्ड ये रहेगा। अब कौन से मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए समीकरण 3 से, तो 3 से का मतलब 3 लेना है हमें, ये ले लिया 3, इसे उतार लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो y को इधर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। ये समीकरण 4 मान लिया है, समीकरण 3 से वैल्यू निकाल ली, उसे नया समीकरण मान लिया 4। अब इस वाली x की वैल्यू को हम इसमें समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2, 3 और 4 तो एक ही हैं। तो जिस समीकरण से वैल्यू निकालते हैं उसे उसी समीकरण में नहीं रखते हैं। तो हमने 2, 3, 4 एक ही समीकरण है और इन्हीं से वैल्यू निकाली है x की, तो इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 4 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन 4th इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट को उतार लिया है, अब इसमें रख के दिखाएंगे आपको। x को हटा के 1 + y लिख देना है। देखिए 3 एज इट इज, और x को हटा के 1 + y लिख दिया है, बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यानी गुणा y में होगा तो 3y आ जाएगा। ये दोनों एज इट इज। अब देखिए 3y और 4y कितना हो जाएगा? 7y। ये 3 ऐसे के ऐसे, यहाँ देखिए 3 एज इट इज, 3y + 4y कितना हो जाएंगे? 7y। ये प्लस के 3 हैं, अगली बार में ये इधर जाके माइनस के 3 हो जाएंगे। जब एक संख्या बराबर के चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह यानी साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस के 3 है, इधर जाके माइनस के 3 हो जाएगा। घटा देंगे 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 7। सब्ट्रैक्ट कर देंगे पे कितना जाएगा? 7। अगली बार में ये 7 इसके नीचे पहुँच जाएंगे, 7/7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1 इन समीकरण 4th, क्योंकि 4th वाले समीकरण से जल्दी मिल जाएगा मान। तो y = 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 को ले लेंगे, उसमें y की जगह पे कितना लिख देंगे? देखिए ये y की जगह पे 1, क्योंकि y बराबर कितना लिखना है? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? x बराबर 2 और y = 1। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 y बराबर 1 है। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x = 2 एंड y = 1। क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए 5 संतरे और 3 सेव का मूल्य 35 रुपए है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 1 संतरे की वैल्यू मानना पड़ेगी हमें और 1 सेव की वैल्यू मानना पड़ेगी, तभी तो हम 5 संतरे और 3 सेव की वैल्यू निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम हमें माना कि 1 संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा? x रुपये, और 1 सेव की कीमत यानी मूल्य कितना मान लिया? y रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू y रुपीस, ये मान लिया है हमने। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्त के अनुसार, देखिए 1 संतरा कितने का है? x का, तो 5 संतरे कितने हो जाएंगे? देखिए ये दूसरा समीकरण हो गया। देखिए 1 संतरा x रुपये का, तो 5 संतरे कितने के? 5x के। 1 सेव कितने का? y रुपीस का। तो 3 सेव कितने के हो जाएंगे? 3y के। 5 संतरों और 3 सेव दोनों का मूल्य मिला के कितना होना चाहिए? 35। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 5x 3y को जोड़ के कितना आना चाहिए? 35 रुपये यानी 35 रुपीस। तो ये पहली शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन हमें मिल गई है, यानी समीकरण हमें मिल गया है। अब देखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन का मतलब है यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ से आता है। तो देखिए 1 संतरा कितने का? x रुपये का। तो 2 संतरे कितने के? 2x के। फिर 4 सेव कितने के हो जाएंगे? 4y। दोनों संतरों 2 संतरों और 4 सेव का जब मूल्य मिलाएंगे, ये मिला दिया 2x प्लस कर दिया प्लस 4y, कितना आना चाहिए? 28 रुपये। तो 28 रुपये लिख दिया है। हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं।
तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करके घटाने पर। यहाँ ध्यान देना है, घटाने पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो भी संख्या हम बराबर करेंगे वहाँ दोनों के चिन्ह कैसे सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो घटाना यहाँ पे पड़ेगा हमें। अब देखिए समीकरण 1 में कितने का गुणा, 2 का। देखिए इन संख्याओं को बराबर करना है हमें। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाले समीकरण की संख्या का गुणा ऊपर होता है, ऊपर वाले समीकरण की संख्या का गुणा नीचे होता है। तो इस 5 का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब देखिए गुणा करके लिखने पर 2 का 5 में करेंगे तो 10x आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 3y, 3y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6y, 2 का 35 में गुणा करेंगे 35 में तो कितना आ जाएगा 70। ऐसे ही 5 का इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 y आ जाएगा, और 5 का 28 में करेंगे 140 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे लिखा घटाने पर सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्या करेंगे, वी विल चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। देखिए चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि ये संख्याएं बराबर हैं और दोनों के चिन्ह पहले कैसे आए थे, सिमिलर यानी समान आ रहे थे, इसलिए हम जानते हैं नीचे वाले समीकरण के सारे साइन चेंज कर देते हैं। तो कर दिया है तो ये दोनों देखिए कट जाएंगे। अब देखिए ये 20y है, इसका पुराना चिन्ह था प्लस का, अब नया चिन्ह है माइनस का, तो प्लस वाले चिन्ह को भूल जाना है। इस वाले 20y अब माइनस के हैं, तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो ये दोनों घट जाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये 0 बचा यहाँ पे, तो इसका साइन कौन सा है माइनस, तो इसमें यहाँ माइनस के 70 ही बचेंगे। अब देखिए तो ये आ गया। अब माइनस के 14 कहाँ जाएंगे, नीचे, माइनस के 14 से 70 को काट देंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं पर यहाँ पे 1 में रख दिया है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन उतार ली है। अब जहाँ y दिखेगा वहाँ पे हम 5 लिख देंगे, बाकी पूरा का समीकरण ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। 5x 3 का गुणा 5 में किया तो कितना आ जाएगा 15 यानी 15। ये ऐसे के ऐसे 15 इधर से उधर ले जाएंगे। ये देखिए प्लस के 15 थे, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 15, इन दोनों को घटा देंगे कितना बचेगा 20। ये 5 कहाँ पहुँच जाएंगे नीचे, 5 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर 4 आ गया है, y बराबर 5। x बराबर 4 का मतलब है x क्या माना था, संतरे, एक संतरे की कीमत यानी 4 रुपये आ गई है और एक सेब की कीमत कितनी आ गई है, y बराबर 5। अतः एक संतरे का मूल्य 4 रुपये है और एक सेब का मूल्य 5 रुपये है। Hence the cost of an orange is equal to 3 rupees and that of the cost an apple is 5 rupees.